हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टीचिंग एग्जाम ओवरलोड। दोस्तों, आज के सेशन के अंतर्गत आपकी जो सीटेट दिसंबर 2023 की एसएसटी की क्लासेस चलती हैं, उसमें आपकी जो एमसीक्यू सीरीज चल रही थी, उसमें आज आपकी नेक्स्ट क्लास है, जिसमें आज हम क्लास 6 एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 11 के एमसीक्यू सीरीज में इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ को देखेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है? क्लास 6 एनसीईआरटी हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 11, जो कि है नए साम्राज्य और राज्य। आज हम इसके इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज अर्थात बहुविकल्पी प्रश्नों को देखेंगे। चलिए फिर सेशन को शुरू करने से पहले हमारी एक रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए देखते हैं इसमें पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है कि प्रयाग प्रशस्ति किस शासक से संबंधित है। पहला प्रश्न क्या है? प्रयाग प्रशस्ति किस शासक से संबंधित है? समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त या फिर इनमें से कोई नहीं? बताइए, प्रयाग प्रशस्ति किससे संबंधित है? तो इसका आंसर चंद्रगुप्त नहीं, स्कंदगुप्त भी नहीं, क्या हो जाएगा? समुद्रगुप्त हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा? समुद्रगुप्त हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये पीवाईक्यू। ध्यान रखिएगा, हूबहू ऐसे आया था सीटेट में। ध्यान रखिएगा, हूबहू ऐसे आया था सीटेट में कि यह कथन किस शासक के बारे में है कि उसका शरीर कुल्हाड़ियों, तलवारों, भालों, बर्छों के घावों के कारण अत्यंत सुंदर दिखाई देता है। बताइए, यह किसके बारे में कहा गया है कि जो उस शासक का शरीर है कुल्हाड़ियों, तलवारों, भालों, बर्छों से लगे जो घाव हैं युद्ध में, उसके कारण अत्यंत सुंदर दिखाई देता है? तो ऑप्शंस हैं चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, समुद्रगुप्त और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। बताइए, यह कथन किसके बारे में है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर भी समुद्रगुप्त ही हो जाएगा। समुद्रगुप्त के बारे में यह कथन कहा गया है कि उसका शरीर इन जो हथियारों के लगे घावों के कारण अत्यंत सुंदर दिखाई देता है। युद्ध में इन हथियारों से जो घाव लगे हैं उनके कारण अत्यंत सुंदर दिखाई देता है इनका शरीर। किसका? समुद्रगुप्त का। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है किस गुप्त वंश के शासक को सिक्कों पर बीड़ा बजाते हुए दिखाया गया है? बताइए, किस गुप्त वंश के शासक को सिक्कों पर बीड़ा बजाते हुए दिखाया गया है? चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य या फिर इन्हें चंद्रगुप्त सेकंड भी कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, चंद्रगुप्त सेकंड भी इन्हें कहा जाता है। समुद्रगुप्त, स्कंदगुप्त या फिर कुमारगुप्त? बताइए, किस गुप्त वंश के शासक को सिक्कों पर बीड़ा बजाते हुए दिखाया गया है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? स्कंदगुप्त नहीं होगा, कुमारगुप्त भी नहीं होगा, चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य भी नहीं होगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त को सिक्कों पर बीड़ा बजाते हुए भी दिखाया गया। ध्यान रखिएगा, कविताएं आदि का पाठन भी ये करते थे, पठन पाठन भी समुद्रगुप्त करते थे। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है समुद्रगुप्त ने आर्यवर्त अर्थात उत्तर भारत के कितने डैश डैश दिया गया है तथा दक्षिण भारत के कितने शासकों को हराया था? तो बताइए, समुद्रगुप्त ने उत्तर भारत के कितने शासकों को हराया था और दक्षिण भारत के कितने शासकों को हराया था? तो 9 या 12, 9 और 12, 12 और 9, 13 और 9 या फिर 11 और 9? बताइए, समुद्रगुप्त ने आर्यवर्त के कितने शासकों को हराया था? तो इसका आंसर हो जाएगा 9। ध्यान रखिएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा? 9। और दक्षिण भारत के 12 शासकों को हराया था। ध्यान रखिएगा, उत्तर भारत के 9 और दक्षिण भारत के 12 शासकों को हराया था। टोटल 21 शासकों को हराया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 9 और 12। ध्यान रखिएगा, आंसर क्या हो जाएगा? 9 और 12। आगे देखते हैं। आगे देखिए, इसका डिस्क्रिप्शन भी दिया गया है कि उसमें मानचित्र दिया गया था और उसमें जो समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति है उसमें प्राप्त जानकारियों के आधार पर बनाया गया है उस मानचित्र को। और इसको किसने रचा था? प्रयाग प्रशस्ति को हरिसेन ने रचा था। ध्यान रखिएगा, प्रयाग प्रशस्ति की रचना हरिसेन ने की थी। भाषा इसकी कौन सी है? संस्कृत है। इसको भी नोट कर लीजिएगा। प्रयाग प्रशस्ति की रचनाकार कौन है? हरिसेन है, जो समुद्रगुप्त के कवि थे। और इसकी जो भाषा है प्रयाग प्रशस्ति की, वह संस्कृत है। इसमें क्या बताया गया है कि आर्यावर्त के 9 शासकों को हराया था, जिन्हें समुद्रगुप्त ने हराकर अपने राज्यों में, अपने साम्राज्य में मिला लिया था। ध्यान रखिएगा, उत्तर भारत के 9 शासकों को हराया था और उनके साम्राज्यों को अपने साम्राज्य में मिला लिया था। दूसरा दिया गया है, इसके बाद दक्षिणापथ के 12 शासक आते हैं। इनमें से कुछ की राजधानियों को दिखाने के लिए मानचित्र पर लाल बिंदु दिए गए हैं। इन सब ने हार जाने पर समुद्रगुप्त के सामने समर्पण कर दिया था। समुद्रगुप्त ने उन्हें फिर से शासन करने की अनुमति दी थी। ध्यान रखिएगा, उत्तर भारत के जो साम्राज्य थे उन्हें अपने साम्राज्य में मिला लिया था और दक्षिण भारत के जो 12 शासकों को हराए थे उन्हें फिर से शासन करने की अनुमति दे दी थी। तीसरा है कि पड़ोसी देशों का आंतरिक घेरा बैगनी रंग से रंगा गया है। इसमें असम, तटीय बंगाल, नेपाल और उत्तर पश्चिम के कई गढ़ या संघ आते थे। समुद्रगुप्त के लिए उपहार लाते थे, उनकी आज्ञाओं का पालन करते थे तथा उनके दरबार में उपस्थित हुआ करते थे। तो पड़ोसी देशों के साथ ऐसा संबंध था। और जो बाह्य इलाके के शासक है उन्हें नीले रंग से रंगा गया था। उसमें कुषाण तथा शक वंश के थे। इसमें श्रीलंका के शासक भी थे। इन्होंने समुद्रगुप्त की अधीनता स्वीकार की और अपनी पुत्रियों का विवाह इनसे किया। ध्यान रखिएगा, 4 प्रकार की नीतियों का इन्होंने अनुसरण किया।
पहला क्या, उत्तर भारत के जो थे उन्हें अपने साम्राज्य में मिला लिया, दक्षिण भारत को हराकर फिर से शासन करने दिया, पड़ोसी देशों से क्या है उपहार आदि लेते थे, और जो बाह्य इलाके के शासक होते थे कुषाण शक आदि, उनकी पुत्रियों से विवाह किया, उनको हराकर उनकी पुत्रियों से विवाह करके उनकी अधीनता स्वीकार करवाई। तो ये था इनकी नीतियाँ, 4 नीतियाँ थी। आगे है समुद्रगुप्त के बारे में सत्य कथन है। इनकी माता कुमार देवी लक्ष्मीगढ़ की राजकुमारी थी, बिल्कुल ये बात सही है। इनके पिता गुप्त वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त थे, बिल्कुल ये भी बात सही है। इन्हें बीड़ा बजाते हुए दिखाया गया है, बिल्कुल ये भी बात सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सभी। ध्यान रखिएगा, समुद्रगुप्त की माता कुमार देवी लक्ष्मीगढ़ की थी, पिता इनके गुप्त वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम थे, और इन्हें बीड़ा बजाते हुए सिक्कों पर दिखाया गया है। तो आंसर क्या हो जाएगा, सभी। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है कि महाराजा धीराज की उपाधि किस गुप्त वंश के शासक ने धारण की थी। बताइए, महाराजा धीराज की उपाधि किस गुप्त वंश के शासक ने धारण की थी। चंद्रगुप्त ने, समुद्रगुप्त ने, दोनों ने, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। समुद्रगुप्त ने भी धारण की थी, चंद्रगुप्त ने भी धारण की थी। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर इसका दोनों हो जाएगा। लेकिन अगर प्रश्न ये बना होता कि महाराजा धीराज की उपाधि सबसे पहले किस गुप्त वंश के शासक ने धारण की, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, चंद्रगुप्त में हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, सबसे पहले महाराजा धीराज की उपाधि चंद्रगुप्त ने धारण की थी, इनके पिता ने, उसके बाद समुद्रगुप्त ने भी इस उपाधि को धारण किया। तो इसका आंसर दोनों हो जाएगा। लेकिन अगर यह प्रश्न बनेगा कि महाराजा धीराज की उपाधि सबसे पहले किस गुप्त वंश के शासक ने धारण की, तो चंद्रगुप्त उसका आंसर हो जाएगा। फिलहाल इसका आंसर ऑप्शन नंबर 3 दोनों हो जाएगा। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है कि कवि कालिदास व खगोल शास्त्री आर्यभट्ट किसके दरबार में रहते थे। बताइए, कालिदास व खगोल शास्त्री आर्यभट्ट किसके दरबार में रहते थे। चंद्रगुप्त सेकंड, चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त, या फिर स्कंदगुप्त। बताइए, कवि कालिदास और खगोल शास्त्री आर्यभट्ट और भी विभिन्न विद्वान किनके दरबार में रहते थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य या फिर सेकंड। ध्यान रखिएगा, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य या फिर सेकंड, ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है कि बाणभट्ट किसके दरबारी कवि थे। ऑप्शन नंबर 1 है हर्षवर्धन, राजवर्धन, विष्णुवर्धन, या फिर इनमें से कोई नहीं। बताइए बाणभट्ट किसके दरबारी कवि थे। तो बाणभट्ट हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। ध्यान रखिएगा, कन्नौज का जो वर्धन वंश था उसके शासक थे हर्षवर्धन, और उनके दरबारी कवि कौन थे, बाणभट्ट। और इन्होंने कौन सी रचना की थी, हर्षचरित, हर्ष की जीवनी जो थी हर्षचरित, उसको इन्होंने रचा था, किसने, बाणभट्ट ने। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है कि कौन सा चीनी यात्री हर्ष के दरबार में रहा था। बताइए, कौन सा चीनी यात्री हर्ष के दरबार में रहा था। फाहियान, ह्वेनसांग, फासियन, या फिर इनमें से कोई नहीं। बताइए, कौन सा चीनी यात्री हर्ष के दरबार में रहा था। तो इसका आंसर हो जाएगा ह्वेनसांग, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। ह्वेनसांग वह चीनी यात्री है जो हर्ष के दरबार में रहा था। ध्यान रखिएगा, आंसर क्या हो जाएगा, ह्वेनसांग। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है कि चालुक्यों का क्षेत्र किन नदियों के बीच था। बताइए, चालुक्यों का क्षेत्र किन नदियों के बीच था। कृष्णा व तुंगभद्रा नदी, कृष्णा व तापी नदी, तापी व नर्मदा नदी, या फिर गोदावरी व ताप्ती नदी। बताइए, चालुक्यों का क्षेत्र किन नदियों के बीच में था। तो ऑप्शन नंबर 2 गलत हो जाएगा, 3 भी गलत हो जाएगा, 4 भी। आंसर क्या हो जाएगा, कृष्णा व तुंगभद्रा नदी। चालुक्यों का क्षेत्र कृष्णा व तुंगभद्रा नदियों के बीच स्थित था। ध्यान रखिएगा, चालुक्यों का जो क्षेत्र था कृष्णा व तुंगभद्रा नदी के बीच स्थित था। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है कि हर्ष को किस शासक ने हराया था। बताइए, 618 ईस्वी में हर्ष को हराया गया था नर्मदा नदी के तट पे। ध्यान रखिएगा, नर्मदा नदी के तट पे हराया गया था। किसने हराया था, पुलकेशियन सेकंड ने हराया था। इसको नोट कर लीजिएगा, हर्ष को किस शासक ने हराया था हर्ष को, तो पुलकेशियन सेकंड ने हराया था। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है कि दक्षिण राजवंशों में मुख्य न्याय अधिकारी को क्या कहते थे। बताइए, दक्षिण राजवंश में मुख्य न्याय अधिकारी को क्या कहते थे। सार्थवाह, महादंडनायक, प्रथम कुलिक, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बताइए, दक्षिण राजवंश में मुख्य न्याय अधिकारी को क्या कहते थे। तो सार्थवाह नहीं कहते थे, महादंडनायक कहते थे। ध्यान रखिएगा, दक्षिण राजवंश में मुख्य न्याय अधिकारी को क्या कहते थे, महादंडनायक कहते थे। चलिए इसका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। प्रशासन की प्राथमिक इकाई गांव होती थी। ध्यान रखिएगा, अब इसमें दक्षिण राजवंश के बारे में बताया गया है कि प्रशासन की प्राथमिक इकाई गांव होती थी, लेकिन धीरे धीरे कई नए बदलाव आए। राजाओं ने आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक या सैन्य शक्ति रखने वाले लोगों को समर्थन जुटाने के लिए कई कदम उठाए, जैसे कि दिया गया है। तो उन्होंने पहला जो परिवर्तन इंपॉर्टेंट किया, क्या किया कि महत्वपूर्ण प्रशासकीय पद को आनुवांशिक कर दिया। जैसे कि बेटा अपने पिता के पद पर आते थे, जैसे कि कवि हरिसेन अपने पिता की तरह महादंडनायक अर्थात मुख्य न्यायाधिकारी थे। ध्यान रखिएगा, हरिसेन जो था वो अपने पिता की तरह महादंडनायक बना अर्थात मुख्य न्यायाधिकारी बना। अगला पॉइंट है कि कभी कभी एक ही व्यक्ति कई पदों पर कार्य करता था। कभी कभी एक ही व्यक्ति कई पदों पर कार्य करता था, जैसे कि हरिसेन महादंडनायक होने के साथ साथ कुमारा मात्य
अर्थात एक महत्वपूर्ण मंत्री तथा संधि विग्राहिक अर्थात युद्ध और शांति के विषयों का भी मंत्री था। ध्यान रखिएगा, इसमें संधि विग्राहिक का अर्थ पूछ सकते हैं, क्या हो जाएगा? युद्ध और शांति के विषयों पर जो चर्चा करने वाला मंत्री होता है उसे संधि विग्राहक करते हैं। कुमारामात्य क्या होता है? महत्वपूर्ण मंत्री। और महादंडनायक क्या होता है? मुख्य न्यायाधिकारी। और हरिसेन यह तीनों था। तीसरा परिवर्तन क्या हुआ कि संभवतः वहाँ के स्थानीय प्रशासन में मुख्य व्यक्तियों को बहुत बोलबाला था। इनमें नगर श्रेष्ठी यानी मुख्य बैंकर या शहर के व्यापारी, सार्थवाह यानी व्यापारियों के काफिले का नेता, प्रथम कुलीक यानी मुख्य शिल्पकार तथा कायस्थ यानी लिपिकों के प्रधान जैसे लोग होते थे। तो शहर में उस समय कौन कौन से लोग हो गए थे? नगर श्रेष्ठी, जिसका अर्थ क्या है? मुख्य बैंकर या फिर शहर का व्यापारी। नगर श्रेष्ठी का अर्थ क्या है? मुख्य बैंकर जो कर्ज देने वाला होता है, और शहर का व्यापारी। सार्थवाह का अर्थ क्या हो जाएगा? व्यापारी के काफिलों का नेता। जो व्यापारियों का नेता होता था उन्हें सार्थवाह कहा जाता था। ध्यान रखिएगा, सार्थवाह किन्हें कहते थे? व्यापारियों के नेता को। प्रथम कुलीक किसे कहते थे? मुख्य शिल्पकार जो होता था उसे प्रथम कुलीक कहा जाता था। और लिपिकों के प्रधान को कायस्थ कहा जाता था। इंपॉर्टेंट है ये पैराग्राफ, बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा। नगर श्रेष्ठी यानी मुख्य बैंकर या फिर शहर का व्यापारी, सार्थवाह यानी व्यापारियों के काफिले का नेता, प्रथम कुलीक यानी मुख्य शिल्पकार तथा कायस्थ यानी लिपिकों के प्रधान जैसे लोग शहर में रहने लगे थे। तो आगे देखते हैं। आगे इसमें और बताया गया है कि पल्लवों के अभिलेखों में कई स्थानीय सभाओं की चर्चा है। इनमें से एक था ब्राह्मण भूस्वामियों का संगठन जिसे सभा कहा जाता था। तो जो ब्राह्मण भूस्वामियों का संगठन था उसे सभा कहते थे। ये सभाएं उप समितियों के जरिए सिंचाई, खेतीबाड़ी से जुड़े विभिन्न काम का, सड़क निर्माण, स्थानीय मंदिरों की देखरेख आदि का काम करती थी। जिन इलाकों के भूस्वामी ब्राह्मण नहीं थे वहाँ उर नामक ग्राम सभा के होने की बात कही गई है। ध्यान रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि भूस्वामी, जो ब्राह्मण भूस्वामी थे उनके संगठन को सभा कहा गया, और जिन इलाकों में ब्राह्मण नहीं थे वहाँ की जो सभा होती थी उसे उर कहा जाता था। ध्यान रखिएगा, वहाँ की ग्राम सभा को उर कहा जाता था। नगरम व्यापारियों के एक संगठन का नाम था। और नगरम क्या था? व्यापारियों के एक संगठन का नाम था। संभवतः इन सभाओं पर धनी तथा शक्तिशाली भूस्वामी और व्यापारियों का नियंत्रण था। इनमें से बहुत सी स्थानीय सभाएं शताब्दियों तक काम करती रही। इंपॉर्टेंट है, ब्राह्मण भूस्वामियों का संगठन क्या कहा गया? सभा। आगे जहाँ भूस्वामी ब्राह्मण नहीं होते थे वहाँ उर नामक ग्राम सभा होती थी। और नगरम क्या है? व्यापारियों के एक संगठन का नाम था। ध्यान रखिएगा, 3 पॉइंट इस पैराग्राफ में इंपॉर्टेंट है। चलिए फिर इसी के साथ आज के सेशन को हम समाप्त करते हैं। आशा करता हूँ कि आपको ये सेशन पसंद आया होगा। अगर आप इसी तरह के अन्य सेशन भी देखना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। साथ ही अगर आप इसकी PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप उसको ज्वाइन कर लीजिए, आपको सारी PDF वहीं मिलेंगी। चलिए फिर, धन्यवाद।